सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 55 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभिक दौर 1870 से 1915 ईस्वी, पार्ट प्रथम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का व्यापक मूल्यांकन करने जा रहे हैं और व्यापक विस्तार से इस पर हम अपना जो बात कहने जा रहे हैं इस व्याख्यान के माध्यम से कि वो कौन सी परिस्थितियां या वो कौन से कारक थे जिनके कारण से भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को प्रारंभ होने का मौका मिला और किन क्षेत्रों में ये क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियां वो सक्रिय थी और किन व्यक्तियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था या वो कौन से महत्वपूर्ण संगठन थे जिनके माध्यम से भारत की उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष जो प्रारंभ हो गया था, उसमें इन क्रांतिकारी आतंकवादियों या उनसे संबंधित संस्थाओं या इन क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्तियों ने किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, इसके बारे में विस्तार से आज के इस व्याख्यान में हम परिचर्चा है वो करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान को, इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से एक एक करके इस टॉपिक की एक एक परत को हम पूरी स्पष्टता के साथ खोल करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभिक दौर रहा और इसने आगे आने वाले समय में अर्थात भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए किस प्रकार के प्रतिमान स्थापित किए। तो सबसे पहले हम इस व्याख्यान के अंतर्गत जिस बिंदु से अपनी बात प्रारंभ करेंगे, जैसा कि इस टॉपिक के शीर्षक से ही विदित है कि इस टॉपिक को पूरी की पूरी जो हमारी दृष्टि वो केंद्रित रहने वाली है वो रहने वाली है क्रांतिकारी आतंकवाद। तो सबसे पहले हम जिस बिंदु से अपनी बात प्रारंभ करेंगे वो बिंदु यही होगा कि क्रांतिकारी आतंकवाद का आशय क्या है या क्रांतिकारी आतंकवाद हम किससे कहते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि क्रांतिकारी आतंकवाद जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आज़ादी का जो मुहिम प्रारंभ हुई थी, उसमें इस क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के कारण क्या थे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि क्रांतिकारी आतंकवाद की रणनीति, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, उनकी कार्य योजना कैसी थी, ये किस प्रकार की व्यूह योजना पर वो आगे बढ़ना चाहते थे और क्रांतिकारी आतंकवादियों के उद्देश्य आखिरकार थे क्या। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रारंभिक दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों के भारत में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। इसमें दो प्रमुख केंद्रों की हम बात करेंगे, एक बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों की और दूसरे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी गतिविधियों और उनसे संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के बारे में। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों को अगर हम देखें एक ईयर वाइज अगर हम उनका कालानुक्रम देखें तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको हम एक समय के चक्र में है वो बांध सकते हैं। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि जो क्रांतिकारी आतंकवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए एक चुनौती की स्थिति पैदा की थी, कर दी थी। कुछ ब्रिटिश प्रशासकों की जो कि उत्पीड़न और दमन के पर्याय थे, उनकी हत्याओं को भी अंजाम दिया। तो ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से अपना दमन चक्र चला करके इस प्रारंभिक दौर के क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको एक तरह से शांत करने का प्रयास किया ताकि वो ब्रिटिश सत्ता के लिए ज़्यादा चुनौती नहीं बने। इसकी बात हम छठे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। साथ ही जो प्रारंभिक दौर की क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो अपने जिन उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर के चली थी उसमें उनको कोई खास ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो उनकी असफलता के कारण क्या थे इस पर भी हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। आठवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित इन गतिविधियों का भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो सकारात्मक प्रभाव था या नकारात्मक प्रभाव था, क्या वो कोई सीख छोड़ करके गया था आगे आने वाले राष्ट्रवादियों के लिए, आगे आने वाली स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, क्या उसने कोई ना कोई एक सीख, एक पाठ या एक सबक सिखाया था, उसकी भी हम बात है इस बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। नवे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रारंभिक दौर ने आगे आने वाली भारतीय की जो आज़ादी की लड़ाई के लिए एक किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, उसे हम आगे की राह के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। 10वें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो वर्णनात्मक हो सकते हैं या विषय निष्ठ अगर वो होंगे या वस्तुनिष्ठ होंगे तो उनका स्वरूप और प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, इस पर भी हमारा फोकस आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत रहेगा। तो आज के इस व्याख्यान
को हम यहीं से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान का शीर्षक है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभिक दौर 1870 से 1915, पाठ प्रथम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद का आखिरकार तात्पर्य क्या है, या हम क्रांतिकारी आतंकवाद को किस तरह से समझ सकते हैं। अगर जैसे ही इसके नाम से अगर बोलना चाहें या अभिव्यक्त करना चाहें तो क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द आज के संदर्भ में एक नकारात्मक छवि का प्रदर्शन करता है, या ऐसा माना जाता है कि आतंकवाद होते हैं वो अपने गलत उद्देश्य और मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सभी श्रोतागण और विद्वत जनों के बीच में कि यहाँ के जो क्रांतिकारी आतंकवाद है, जिस क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंधित है, एक महत्वपूर्ण दौर को अभिव्यक्त करने के लिए लिया गया है। और इस क्रांतिकारी आतंकवाद का उद्देश्य किसी भी प्रकार की नकारात्मक छवि से नहीं है, किसी भी प्रकार के गलत उद्देश्य से नहीं है, या अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का ये कोई साधन नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी आतंकवाद एक व्यक्तिगत शौर्य, एक साहस का पर्याय था, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की उत्पीड़नकारी और दमनकारी सत्ता के खिलाफ एक प्रकार का हिंसात्मक प्रतिरोध है वो व्यक्त किया गया था। तो जब भी हम क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में देखें तो इसका मतलब उन सच्चे, साहसी और जोशीले नवयुवकों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो हिंसात्मक साधनों के माध्यम से उनका जो प्रतिकार किया गया उससे यहाँ पर लिया जाना चाहिए। आज के संदर्भ में आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रांतिकारी आतंकवादी जो दौर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता संघर्ष का जो दौर था उसके संदर्भ में ये एक बहुत ही सकारात्मक अवधारणा है और सकारात्मक शब्द को ये अभिव्यक्त करता है। तो ये उन क्रांतिकारी आतंकवाद उन नवयुवकों की कहानी है, उन नवयुवकों के साहसपूर्ण कारनामों का एक वृतांत है, जिनकी देश के लिए मर मिटने का संकल्प जिन्होंने ले लिया था और जिनको ये लगता था कि जब सभी प्रकार के उपाय करके हमने देख लिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमने अपने अधिकारों की एक शांतिपूर्ण तरीके से मांग भी की, संवैधानिक तौर तरीकों से भी अपनी मांग रखी और हमने कुछ आक्रामक कार्रवाइयाँ भी की, विदेशी सामान का बहिष्कार भी किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की कानों पर किसी भी प्रकार की कोई जू नहीं रहेंगी। ब्रिटिश हुकूमत ने उसको अनसुना कर दिया। भारतीयों की मांगों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत एक प्रकार से बहरी बन गई। तो इन बहरे लोगों को सबक सिखाने के लिए और जो उत्पीड़न और दमन के जो पर्याय थे, जो भारतीयों को से नस्ली भेदभाव करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे, उन ब्रिटिश अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए कुछ भारतीय नवयुवकों ने, जिनके लिए इस देश की मातृभूमि, इस देश की अस्मिता, इस देश की पहचान ही उनका सबसे बड़ा धर्म था, उनके लिए सबसे बड़ी निष्ठा थी, उन लोगों ने क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लिया। तो यहाँ पर क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का मतलब देश के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए संकल्पित नवयुवकों के जोश और प्रेरणा से की कहानी को बयां करने वाले एक शब्द से है, एक दौर से है, एक घटनाक्रम से है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद को अगर हम शब्दों में बांधना चाहें तो इसका तात्पर्य हमारा क्या है। तो संवैधानिक और संगठित सामूहिक जन समर्थन पर आधारित राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर जिन्होंने व्यक्तिगत साहस, शौर्य, आत्म बलिदान से युक्त हिंसात्मक कार्रवाइयों को आत्मसात किया और इसी के अनुरूप अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया, उस दौर के घटनाक्रम को उन जिन व्यक्तियों ने इन गतिविधियों को अपनाया, अर्थात जिन्होंने संवैधानिक और संगठित सामूहिक जन समर्थन पर आधारित गतिविधियों के स्थान पर सिर्फ अपने खुद के आत्मबल, आत्मशौर्य, व्यक्तिगत साहस और वीरता के आधार पर उपनिवेशवादी शासन को चुनौती देने के लिए जिन गतिविधियों को अंजाम दिया उसे हम क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम से जानते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई जन समर्थन नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि मैं एक हूं तो मैं अपने व्यक्तिगत साहस और शौर्य से भी मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ इन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तानाशाही शासकों के खिलाफ लड़ूंगा या इन्हें मिटा दूंगा, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान न्यौछावर कर दूंगा। और भले ही मेरे देश की पीढ़ी है इस समय जागृत नहीं हुई हो, भले ही उसमें उस प्रकार की राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुई हो, लेकिन
मेरे में जितना साहस है, जितने लड़ने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर मैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चुनौती देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मुझे यह पता है कि इसमें मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मातृभूमि के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे नवयुवक जोशीले युवकों की कहानी है क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित घटनाक्रमों का दौर। तो ये क्रांतिकारी आतंकवाद जो शब्द है उसका मूल तात्पर्य ही यह है कि इन लोगों ने सिर्फ व्यक्तिगत साहस, शौर्य और आत्म बलिदान से युक्त हिंसात्मक कार्रवाइयों को न केवल अपने मन में बिठाया, बल्कि उनको जमीनी धरातल पर अपने कार्य के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से भी लागू करने का प्रयास किया। तो ये तो है क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का वास्तविक तात्पर्य, वास्तविक निहितार्थ, जिसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इसे वर्तमान के आतंकवाद की अवधारणा के संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। क्रांतिकारी आतंकवाद एक उच्च आदर्श, एक उच्च राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत नवयुवकों के साहसपूर्ण कृत्यों का विवरण है। हमें इसी संदर्भ में इसे देखना है, इसी संदर्भ में हमें इसे समझना है। तो क्रांतिकारी आतंकवाद के हमें अगर उदय के कारणों की पड़ताल करें, क्योंकि क्रांतिकारी आतंकवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक व्यक्तिगत साहस के आधार पर व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से चुनौती देने का प्रयास किया। तो क्या कारण थे कि जो भारत के उस समय जोशीले नव युवक या साहसी युवक जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प ले लिया था, उन्होंने एक संवैधानिक प्रतिरोध के रास्ते को छोड़कर एक गर्मपंथियों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण जैसे कि त्याग कर उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाइयों को माध्यम बनाया। तो हमें सबसे पहले उन कारणों की पड़ताल करनी होगी कि क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के कारण आखिरकार क्या थे। तो अगर हम क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के कारणों की बात करें तो ब्रिटिश शासन की ने जिस तरह से भारतीय नवयुवकों पर या भारत के राष्ट्रवादी जो नेता है, जो संवैधानिक माध्यमों से भी ब्रिटिश शासन से अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, आवेदनबाजी, ज्ञापन, भाषणबाजी के माध्यम से अपने जो वैधानिक जो मानवीय अधिकारों की मांग कर रहे थे, संवैधानिक अधिकारों की मांग है उनके द्वारा है वो की जा रही थी। तो लेकिन ब्रिटिश शासन ने, क्योंकि वो एक उत्पीड़नकारी सत्ता थी, वो एक उपनिवेशवादी सत्ता थी और भारतीय अगर कोई संवैधानिक मांग करते, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी करते, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा उन भारतीयों को करारा जवाब दिया जाता, उनका दमन किया जाता, उत्पीड़न दिया जाता, उनकी आवाज़ जो है वो बंद कर दी गई थी। वो किसी भी प्रकार से अपनी भावना को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के चलते, उसमें अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड लिट्टन जो कि 1876 से और 1880 के दौर में भारत के जो वायसराय थे, उनके शासनकाल में बहुत सारी दमनकारी नीतियां हैं वो अपनाई गई। उस समय वर्नाक्युलर भाषाई एक्ट बना, उस समय उत्तर भारत में अकाल पड़ा था और उस समय रानी विक्टोरिया के दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, आर्म्स एक्ट बने और भारतीयों को खिलाफ जो नस्ली जो जहर है उसके समय में उगला गया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने भी जिस तरह से दमनकारी नीतियां अपनाई और जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रियावादी नीतियों को जन्म दिया, तो भारत के जो नव युवक है जो शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी राष्ट्रवादियों की रणनीतियों पर चल रहे थे, तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों की रणनीति जब उनको सफल होती हुई नहीं दिखी, तो उनका संवैधानिक जो प्रतिरोध है या संवैधानिक तौर तरीकों से ब्रिटिश शासन से कुछ हासिल किया जाता है, इस तरह की बातों से उनका विश्वास उठ गया। उसी समय अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन है उनसे कोई अगर भारतीय लोग अपनी जायज़ मांगों की भी जैसे कि डिमांड करते, अगर अपनी कोई जायज़ हक की भी मांग करते, तो उल्टा उनको दमन का सामना करना पड़ता। जैसे हम कहें कि तिलक को अपने केवल केसरी में मराठा अखबार में लेख लिखने के लिए उनको 18 माह के कारावास की सजा दे दी जाती है। और भारतीय के जो नरमपंथी लोग हैं जो ब्रिटिश शासन को दैवीय वरदान मानते थे कि ये लोग सभ्यता और न्याय के प्रतीक है, इन लोगों को हमारी समस्याओं के बारे में एहसास नहीं है और इस कारण से भारतीयों का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन हमें ये विश्वास है कि ब्रिटिश शासन जिस विचारधारा से आते हैं, तो जो नरमपंथी दौर के जो राष्ट्रवादी थे उनको लगता था कि ब्रिटिश शासन देर सबेर भारतीयों को उनके वाजिब हक दे देगी। लेकिन 1903 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो उससे जो नवयुवक और जो जोशीले युवक थे जो इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों के साथ उनके मुहिम में उनके साथ थे, उनको बड़ी निराशा हुई।
तो ब्रिटिश प्रशासकों की जो प्रतिकारी नीतियां है, उन्होंने भी नवयुवकों में एक तरह से हताशा और निराशा का वातावरण है वो पैदा कर दिया, क्योंकि वो अगर अच्छे शब्द भी बोलते या अच्छी मांग भी करते तो उसके विपरीत हम कह सकते हैं कि उनको एक तरह से डंडे मिलते या उनको एक तरह से उत्पीड़न मिलता या नस्लीय टिप्पणियां उनके खिलाफ की जाती। और नवयुवकों में इन घटनाओं से उनके मन के अंदर ही अंदर रोष है, वो आक्रोश उत्पन्न हो गया। नरमपंथियों की रणनीतियों से जब कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिली, किसी भी प्रकार के राजनीतिक सुधारों के लिए ब्रिटिश शासन ने उनको किसी भी प्रकार की कोई उनकी जायज मांगों को नहीं माना, तो नरमपंथियों की रणनीतियों से भी उन नवयुवकों का विश्वास है वो उठ चुका था। और गर्मपंथियों ने जरूर उनको कुछ उम्मीदें बंधाई थी। गर्मपंथियों में हम बात करें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने लोगों को कहा था कि भाई नरमपंथियों की रणनीतियां खराब हैं और आप लोग, हम गर्मपंथी है वो आक्रामक कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। बहिष्कार का मुद्दा उन्होंने उठाया, स्वदेशी का मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा उठाया, स्वराज का मुद्दा उठाया। और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेखों के माध्यम से, और विपिन चंद्र पाल, ब्रह्मबंधा उपाध्याय और अरविंद घोष ने तो लोगों तो जो नवयुवक थे उनसे ये भी कह दिया कि जब ब्रिटिश शासन का दमन और उत्पीड़न असहनीय सीमा से बाहर निकल जाए तो हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये नवयुवक है जिन्होंने पहले एक तरह से निराशा पाई थी नरमपंथियों के साथ जुड़ करके, अब उनको लगा कि शायद गर्मपंथी है वो इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से शायद भारतीयों को उनकी वाजिब मांगे है वो मिल सकती है अगर हम गर्मपंथियों की रणनीतियों पर चलें, गर्मपंथियों का साथ दें। इन नवयुवकों ने गर्मपंथियों का साथ दिया, गर्मपंथियों के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो लगातार चले। लेकिन गर्मपंथी है वो, उनके पास भविष्य के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी और गर्मपंथियों ने अपनी अधिकांश ऊर्जा को सकारात्मक की बजाय नकारात्मक गतिविधियों में लगा दिया। वो इन जोशीले नवयुवकों को कोई सही दिशा और दृष्टि है वो प्रदान नहीं कर सके। गर्मपंथी और नरमपंथियों के आपसी झगड़े इस कदर बढ़ गए थे कि जो नवयुवक है जो किसी आशा और उम्मीद के साथ इस गर्मपंथ के साथ जुड़ा हुआ था, वो उसने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया, क्योंकि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में था। जब उसने देखा कि गर्मपंथियों का उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस के संगठन पर कब्जा करना है, नरमपंथियों की आलोचना करना है, और नरमपंथियों का उद्देश्य भी किसी भी प्रकार से गर्मपंथियों को स्वीकार करना नहीं है, और ये लोग सिर्फ अपनी आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं। तो इस बात को लेकर के उन नवयुवकों ने सोचा, जो अपना सब कुछ छोड़ करके इन गर्मपंथियों के आह्वान पर, जिन्होंने अपनी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था, जिन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने अदालतों का बहिष्कार कर लिया था, अब वो वापस उस मूल धारा में वापस नहीं लौट सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन के कार्लाइल सर्कुलर के द्वारा उनके सारे दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए थे। अब वो नवयुवक है वो जाए तो आखिरकार कहाँ जाए, उनकी ऊर्जा है वो इतने तीव्र वेग से प्रारंभ हो चुकी थी कि अब उसको नियंत्रित करना मुश्किल था। जब उन्होंने देखा कि नरमपंथी तो पहले से ही उनको हताशा के वातावरण में धकेल चुके थे, जो उम्मीद, जो एक सुनहरे भविष्य की जो तस्वीर गर्मपंथियों ने दिखाई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद में ही जब गर्मपंथी नरमपंथियों से बेवजह से उलझने लगे, सिर्फ कांग्रेस के संगठन पर कब्जा करना उनका उद्देश्य हो गया। अरविंद घोष ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बाल गंगाधर तिलक ने काफी अच्छी बातें की, विपिन चंद्र पाल, ब्रह्मबंधा उपाध्याय ने युवकों को उत्तेजित कर दिया, हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन स्वयं ने उन नवयुवकों को सही दिशा प्रदान नहीं की और उनको नेतृत्व भी नहीं दिया, बल्कि इन गर्मपंथियों ने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा है वो नरमपंथियों को कंट्रोल करने में, कांग्रेस के संगठन पर कब्जा करने में, सिर्फ अपनी रणनीतियों को विस्तारित करने में लगा दी। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से ये दोनों ही दड़े हैं एक तरह से पथ भ्रष्ट हो गए, अपने लक्ष्यों से विमुख हो गए। लेकिन उन नवयुवकों का क्या दोष जो इनके पीछे पीछे चल पड़े थे, किसी उम्मीद में, किसी सुनहरे भविष्य की आस में कि मेरी भारत माता है उपनिवेशवाद की दास्ता से मुक्त होगी, मेरा देश भी आजादी का स्वाद चखेगा। लेकिन नवयुवकों की उम्मीदों पर जब तुषारपात हुआ तो ये नवयुवक है इतने अंदर से टूट चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि किसी के पीछे लगने से हमें किसी भी प्रकार के अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिलने वाली, हमें तो सिर्फ अब, क्योंकि हमने सोच लिया है अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का। और जिस तरह से ब्रिटिश प्रशासकों में जो कुख्यात निर्दयी प्रशासक थे
उन्होंने विद्यार्थियों का, नवयुवकों पर बेवजह से कोड़े बरसाए। जब उन्होंने वंदे मातरम की आवाज लगाई नवयुवकों ने, तो उन पर ब्रिटिश शासन का उत्पीड़न और दमन चक्र चल पड़ा। इससे हताश और निराश होकर के इन नवयुवकों की जो ऊर्जा है वो पूरे सबाब पे थी, वो अब पीछे लौट सकने की स्थिति में नहीं थे। गर्मपंथी राजनीति भी फ्लॉप हो चुकी थी। तो इन नवयुवकों ने अपना मार्गदर्शन करने का निर्णय स्वयं लिया और उसी निर्णय की बदौलत उन्होंने कहा कि अब अगर कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं करता तो हमारे मार्गदर्शन, हमारे नियंता, हमारे मेंटर, हमारे गुरु हम स्वयं बनेंगे और व्यक्तिगत बहादुरी के माध्यम से मैं मेरी जान इस देश के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अर्पित कर दूंगा। और इसी का परिणाम था कि इन नवयुवकों की ऊर्जा को ऐसे समय पर सही दिशा देने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने भी इन नवयुवकों की दिशा को, की ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी। और जिसका कारण था कि इन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ी और क्रांतिकारी आतंकवाद में इन्होंने जिस मार्ग को आधार बनाया उसमें यह है कि मैं व्यक्तिगत वीरता, व्यक्तिगत साहस और व्यक्तिगत शौर्य के माध्यम से मैं अपनी मातृभूमि के लिए जान दे दूंगा, लेकिन मैं साथ में ही इन ब्रिटिश प्रशासकों और उत्पीड़नकारी जो प्रशासकों को कुछ सबक सिखा करके जाऊंगा ताकि इस सोई हुई पीढ़ी में वो जान मैं फूंक सकूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि स्वतंत्रता की लड़ाई का चाहे अंतिम परिणाम भले ही मैंने देख पाऊं, लेकिन मैं इस देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी अगर अर्पित कर दूं और अगर उससे कुछ अच्छी बात निकल करके आती है तो वो मैं कर करके रहूंगा। इन्हीं परिस्थितियों का, यही वो कारण थे जिन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद है वो एक नवयुवकों की हताशा और निराशा किसके कारण से, जो नरमपंथी और गर्मपंथियों ने जो नवयुवकों को जो उम्मीदें जगाई थी और ब्रिटिश शासन के दमनकारी और उत्पीड़नकारी नीतियों से जो ये परेशान हो गए थे और ब्रिटिश प्रशासकों को सबक सिखाना चाहते थे, उसका परिणाम था क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। तो इन क्रांतिकारी आतंकवादियों ने जब ये सोच लिया कि खुद के नियंता खुद को बनना है, खुद का मार्गदर्शन खुद को स्वयं को करना है और मातृभूमि के लिए मर मिटना है, मारना है और मर मिटना है, ये इन्होंने संकल्प ले लिया। तो क्रांतिकारी आतंकवादियों की रणनीति वास्तव में क्या थी, इसको भी हमारे लिए समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अगर हम इनकी रणनीति की बात करें तो व्यक्तिगत बहादुरी का इन्होंने सहारा लिया और बम की राजनीति का सहारा लिया कि हम जो बदनाम अब ब्रिटिश प्रशासक है या ब्रिटिश प्रशासकों के लिए वो भारतीय जो मुखबरी का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, हम उनकी हत्या कर देंगे। जिस प्रकार से इन ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीय नवयुवकों पर कोड़े बरसाए हैं, हम ऐसे ब्रिटिश प्रशासकों को जान से खत्म कर देंगे। उनके लिए हमें बम धमाके करने पड़े तो भी हम करेंगे। हम भी वही दहशत, वही आतंक इनके दिमाग में पैदा करना चाहते हैं कि भारत का नवयुवक है, भारत की नई पीढ़ी है, वो जाग गई है, अब वो आपके किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और शोषण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी रणनीति का सबसे पहला हिस्सा था क्रांतिकारी आतंकवादियों का कि व्यक्तिगत बहादुरी का उन्होंने सहारा लिया, बम की राजनीति का सहारा लिया और उनके सामने उस समय दुनिया में जो आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे और रूस के जो ध्वंसवादी और पॉपुलिस्ट जो क्रांतिकारी जो लोग थे, वो वहां पर जो बदनाम जो उनके प्रशासक है उनकी हत्या किया करते थे। तो इन क्रांतिकारी आतंकवादियों ने आयरलैंड के क्रांतिकारियों और रूसी ध्वंसवादियों को अपना आदर्श बनाया। उनकी रणनीति के अनुसार उन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का निश्चय लिया। तो आयरलैंड के क्रांतिकारियों और रूसी ध्वंसवादियों और पॉपुलिस्टों की विधियों को अपनाने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया। तीसरा, इन्होंने अपनी रणनीति के तहत यह चुना, जैसा कि मैं बात कर चुका हूं, कि दमन और उत्पीड़न के जो पर्याय बन चुके हैं, ब्रिटिश प्रशासक और उनके लिए मुखबिर करने वाले लोगों की हत्या की जाएगी। इसके अलावा चूंकि क्रांतिकारी आतंकवादियों को या क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को ब्रिटिश प्रशासकों से, जो कि आधुनिक हथियारों से लैस थी, उससे लड़ने के लिए हथियार जुटाना आवश्यक था और हथियार के लिए सबसे पहले पैसे का प्रबंधन करना आवश्यक था। तो इस पैसे का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने डाका डालने या डकैती डालने की योजना है वो बनाई और उन्होंने सरकार के खजाने को लूटा। अमीर जो लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से जनता से धन कमाया था, उन अमीर लोगों से धन की मांग की और जब उन्होंने धन की मांग को अस्वीकार कर दिया तो उनके यहाँ पर डाका डाल करके धन का प्रबंधन किया गया। तो डाका डालकर हथियार खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना भी इनकी रणनीति का हिस्सा था और हथियार खरीदने के लिए जो डाका डालने की जो रणनीति बनाई गई पैसे इकट्ठा करने के लिए,
इसे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के संदर्भ में स्वदेशी डकैती कहा जाता है, जो कि एक पवित्र उद्देश्यों के लिए ये डकैती डाली गई थी, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए हथियारों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसके लिए धन जुटाने के लिए जिस साधन का सहारा लिया गया उसे ही हम स्वदेशी डकैती कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने देवी दुर्गा की भारत के हिंदू समाज में काफी मान्यता रही है कि किस प्रकार से उन्होंने मानव जाति पर उत्पीड़न करने वाले, मानव जाति का नरसंहार करने वाले राक्षसों का जो संहार किया था, उसी से प्रेरणा लेते हुए इन क्रांतिकारी आतंकवादियों ने देवी दुर्गा की पूजना की, देवी दुर्गा के सामने संकल्प लिया कि हम भी इसी प्रकार से जो बदनाम ब्रिटिश प्रशासक है उनकी हत्या कर देंगे। जिस प्रकार माँ आपने इनका संहार किया है उसी प्रकार से संहार हम इनका करने जा रहे हैं। इसके अलावा वीराष्टमी को आदर्श माना। वीराष्टमी का मतलब जैसे कि प्रताप है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है और सिराजुद्दौला जैसे जो 8 जो महत्वपूर्ण जो योद्धा थे, जिन्होंने कभी विदेशियों के दांत खट्टे किए थे या विदेशी सत्ता के खिलाफ जो मजबूती से लड़े थे, ऐसे 8 लोगों को इन क्रांतिकारी आतंकवादियों ने अपना आदर्श बनाया। हिंदू प्रतीकों को प्रेरणा के लिए इन्होंने चुना और इसमें शिवाजी को आदर्श बनाया, महाराणा प्रताप को इन लोगों ने आदर्श माना और इसके अलावा देवी दुर्गा के सामने इन्होंने वंदना की, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो इन लोगों ने इसी रणनीति के माध्यम से अपने को स्वयं को प्रेरित किया। जैसा कि मैंने कहा कि अब इन्होंने अपना बिल्कुल अलग मार्ग चुन लिया था। अब ये गर्मपंथियों के बहकाव में नहीं आने वाले थे और गर्मपंथियों के नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। इनको अपने द्वारा इजाद किए गए या उस समय के जो क्रांतिकारी गतिविधियां विश्व के अन्य भागों में चल रही थी, उनकी गतिविधियों से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में झोंक देने के लिए तैयार कर लिया। इनके लक्ष्य अगर हम देखें, इन क्रांतिकारी आतंकवादियों के लक्ष्य देखें तो इनकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में दहशत और डर पैदा करना, अपनी कार्य योजना से देशवासियों के सामने आत्म बलिदान और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा प्रदान करना है। इनके लक्ष्य थे कि हम देश के लिए इसलिए मर मिट रहे हैं ताकि देश के अन्य जो सोई हुई पीढ़ी है वो भी जागृत हो जाए, ब्रिटिश उत्पीड़न और दमन को वो सहन नहीं कर सके और अगर दमन और उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ जाए तो हथियार उठा लेने में ही वीरता है, वो ही पुरुषत्व है। एक तरह से उन्होंने इसे पुरुषार्थ साबित करने के एक मौके के रूप में भी देखा। तो क्रांतिकारी आतंकवादियों की ये रणनीति थी और ये उनके उद्देश्य थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में अगर प्रारंभिक दौर की क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को देखें या व्यक्तिगत साहस और शौर्य से संबंधित कुछ घटनाक्रम, संगठन या व्यक्तियों का जिक्र करें तो हम उन्हें क्षेत्रों के हिसाब से किस प्रकार से जिक्र कर सकते हैं। तो क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों की अगर हम बात करें तो 2 केंद्र है वो प्रमुखता से उभर करके आते हैं। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है बंगाल। मेरे द्वारा जो ये वर्गीकरण किया गया है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं और या जिसका हम आगे जिक्र भी कर लेंगे कि 1918 में एक विद्रोह समिति बनाई गई थी। विद्रोह समिति जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट को ये ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा ये जिम्मा सौंपा गया था कि जो भारत में जो विद्रोही गतिविधियां समय समय पर उठती है और या अभी तक ब्रिटिश प्रशासक ने जिन विद्रोही गतिविधियों का सामना किया है या क्रांतिकारी आतंकवाद जो भारत में पैदा हुआ है, उन सब कारणों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट है वो पेश करें कि कहाँ से वो क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई, उनके पीछे के क्या कारण थे या इन भविष्य में ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए एक व्यापक रिपोर्ट देने के लिए 1918 में एक विद्रोह समिति बनी थी। उस विद्रोह समिति के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट और कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी, जैसे कि विद्रोह समिति थी उसका, और उसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट की ही रिपोर्ट के आधार पर मैंने कुछ डेटा है वो जुटाए हैं और वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। तो 1918 ईस्वी की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो सर सिडनी रॉलेट ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की, जहां पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की बात की, तो सर सिडनी रॉलेट ने 1918 की जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये माना कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र क्षेत्र से मानी जाती है और महाराष्ट्र में भी पूना जिले के चित्पावना ब्राह्मणों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के प्रारंभिक जो सबूत है वो मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है कि जो सर सिडनी रॉलेट की जो
कमिटी ने जो रिपोर्ट दी 1918 में कि भारत में विद्रोही गतिविधियों का प्रारंभ कहां से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई है और महाराष्ट्र में भी पूना जिले के चित्पावन जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को, एक तरह से विद्रोही गतिविधियों को प्रारंभ किया है या उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है। अब यहां पर चित्पावन ब्राह्मणों में ही ये विद्रोह की प्रवृत्ति विद्यमान थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इसके पीछे के हमें ऐतिहासिक कारणों की पड़ताल करनी होगी। वास्तव में ये जो चित्पावन ब्राह्मण वही थे जो शिवाजी और शिवाजी के बाद में उसके उत्तराधिकारी जो भी छत्रपति जो बने, उनके यहाँ पर जो पेशवा थे, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री ही था उसके मंत्रिमंडल का, तो वो जो पेशवा वर्ग के जो लोग थे वो सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे। तो ये चित्पावन जो ब्राह्मण जो वंश था, तो चूंकि पेशवा इसके वंशज थे और जब लॉर्ड हेस्टिंग के समय मराठा परिसंघ है वो भंग कर दिया गया और पेशवाओं पूरे जो शासन सत्ता है वो समाप्त कर दी गई। तो पेशवाओं को एक तरह से उनके अहम को बहुत बड़ी चोट लगी और पेशवाओं के अहम को चोट लगी तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे चित्पावन ब्राह्मण वंश को चोट लगी, चित्पावन ब्राह्मण वंश से संबंधित रखने वाले ब्राह्मणों को चोट लगी। और उनको ये लगा कि क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पर उन्हीं का दबदबा था, उन्हीं का बोलबाला था और ब्रिटिश शासन के कारण से उनको उस शासन और सत्ता से वंचित होना पड़ा है। तो और उनको ये लगता था कि चित्पावन ब्राह्मणों को, क्योंकि महाराष्ट्र उनका देश है और उसका शासन करने का अधिकार है, वो वंशानुगत रूप से पेशवाओं के कारण उनसे उनको मिला हुआ है। तो ये मूल कारण था कि चित्पावन ब्राह्मण में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना इस कारण से उत्पन्न हुई और उन्हें ही प्रथम विद्रोही माना जाता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के बाद। तो स्वराज्य के प्रति उग्र प्रेम की भावना इस कारण से चित्पावन ब्राह्मणों में बनी रही। बाल गंगाधर तिलक की भी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक भी स्वयं चित्पावन ब्राह्मण वंश के ही थे और उन्होंने इसी विद्रोही प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये चित्पावन ब्राह्मण वंशी थे जिन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, क्रांतिकारी संगठन खड़े किए और अपने आसपास विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से, ऐतिहासिक महापुरुषों की जयंती मनाने के माध्यम से लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत की। और उनका ये कहना था कि अंग्रेजों का जो यहाँ पर जो शासन है वो उत्पीड़न का, दमन का और शोषण का प्रतीक है और हमें एक आक्रामक गतिविधियों के माध्यम से इस उपनिवेशवाद के खिलाफ है एक सामूहिक लड़ाई है वो लड़नी होगी। तो बाल गंगाधर तिलक वो स्वयं चित्पावन ब्राह्मण परिवार से ही थे और बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए और उपनिवेशवाद के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ये एक तरह से स्वदेश प्रेम की भावना को बढ़ाने वाले और राष्ट्रवादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उपाय के रूप में सामने आए। और अगर हम बात करें कि यूरोपियनों की जो प्रथम राजनीतिक हत्या 22 जून 1897 ईस्वी को पूना में हुई, तो यूरोपियनों की अगर कोई प्रथम राजनीतिक हत्या थी वो भी पूना में ही हुई और वो 22 जून 1897 को हुई। और चापेकर जो बंधु थे यानी बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ये दो चापेकर बंधु थे। इन्होंने पूला की जो प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे उस समय, जैसे कि मिस्टर रेंस और उसके जो एक सहयोगी थे आयर्स, उन दोनों की हत्या कर दी थी। और ये चापेकर बंधु है वो भी चित्पावन ब्राह्मण परिवार से ही संबंध रखते थे। और इन चापेकर बंधुओं ने जो मराठा में जो बाल गंगाधर तिलक ने जो दो समाचार पत्र निकाले थे कि एक अंग्रेजी में मराठा निकाला था और मराठी में केसरी निकाला था, उसमें इस जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष जो मिस्टर रेंड थे, मिस्टर रेंड के द्वारा जो असंवेदनाहीन जो स्थिति का प्रदर्शन किया गया, तो तिलक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है और उसी के लेख को आधार बना करके चापेकर बंधुओं ने पूना प्लेग कमेटी के तत्कालिक अध्यक्ष मिस्टर रेंड और उनके सहयोगी आयस्ट की हत्या कर दी। तो ये यूरोपियनों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी जिसको भी अंजाम है वो महाराष्ट्र से ही दिया गया। इसके बाद में तिलक को, क्योंकि तिलक के लेख लिखने के से ब्रिटिश हुकूमत ने माना कि तिलक के लेख, मराठा में जो लेख लिखा था उसके कारण से चापेकर बंधुओं को मिस्टर रेंड को मारने की प्रेरणा मिली और उसको संबल और ऊर्जा भी वहीं से मिली। इसके कारण से तिलक को 18 माह की कैद भी हुई। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें इसी महाराष्ट्र क्षेत्र में, उस समय गुजरात भी महाराष्ट्र क्षेत्र का ही हिस्सा था
ब्रिटिश प्रशासन के अधीन। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, वो काठियावाड़ प्रदेश के निवासी थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए वो काम करने के बड़े इच्छुक थे। और उन्होंने बैरिस्टर बनकर के वो भारत में आए और उन्होंने कई देसी रियासतों में यहाँ पर काम किया। लेकिन जिस प्रकार से देसी रियासतों में ब्रिटिश रेजिडेंट का हस्तक्षेप था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उस माहौल में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो यहाँ से परेशान होकर के लंदन चले गए। और लंदन में रहकर के उन्होंने सोचा कि भारत में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से उपनिवेशवाद ने भारतीयों को एक जकड़ में ले लिया है, अपने हर प्रकार के आर्थिक लाभ के लिए भारतीय हैं, तो भारतीयों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन भारत में रहकर के ये संभव नहीं है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन चले गए और लंदन को ही उन्होंने अपना कर्मस्थली बना लिया। लंदन में ही रह करके उन्होंने भारत में राजनीतिक जागरण का काम किया और उन्होंने अपनी इस गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जो पत्रिका निकाली यहाँ पर, उसे कहते हैं इंडिया सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकाली। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी योग्य भारतीय है, जो भी भारत से लंदन में पढ़ना आना चाहता है, उन्होंने 1,000 रुपये की 6 फेलोशिप भी प्राप्त की। और तो वहाँ पर लोगों का इंडिया हाउस है वो आना जाना लगा रहा। और लाला हरदयाल है, वीडी सावरकर है और मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी सदस्य है, वो भी इंडिया हाउस के सदस्य बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने लंदन में रहकर और मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया, या यहाँ पर एक तरह से उन्होंने राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम किया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस को अपना कार्यक्षेत्र चुना और उन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में अपने इंडिया ऑफिस के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। और जो भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं जैसे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल जो गदर आंदोलन के जनक माने जाते हैं, मदन लाल धिंगरा जिन्होंने लंदन में ही कर्जल वाइली की हत्या की थी, वो जैसे क्रांतिकारी लोग हैं वो इंडिया हाउस से श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जुड़ गए थे और वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगातार है वो प्रयास करते रहे। तो वीडी सावरकर की हम बात कर रहे हैं कि वीडी सावरकर भी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से थे और बड़े जोशीले युवक थे। इन्होंने 1899 में नासिक में उन्होंने मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित होगी। और अभिनव भारत की गतिविधियां वही थी जैसे मैजिनी के तरुण इटली की जो गतिविधियां थी उसी प्रकार के लिए। मैंने यहाँ पर जो इस पीपीटी में गलती से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जो मित्र मेला नामक जो संस्था है वो 1904 जो ये गलती से प्रिंट हो गया है, ये एक्चुअल में 1899 ईस्वी में ये संस्था गठित हुई थी और मित्र मेला का ही नवीन रूप है अभिनव भारत वो 1904 में हमारे सामने नजर आता है। इंडिया हाउस जो कि लंदन में था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया था। उन्होंने ये योजना बनाई कि मई 1908 में 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाने का निश्चय किया। और उन्होंने कहा लेकिन उनकी ये योजना है वो इतनी कारगर नहीं हो सकी। और ये विनायक दामोदर सावरकर ही थे, वो बड़े क्रांतिकारी थे और वो भी जोशीले विचारों वाले थे, ये अच्छी भाषणबाजी करते थे। युवकों में इन्होंने एक तरह से उत्तेजना पैदा करने का काम किया और 1857 के विद्रोह को इन्होंने ही द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। इसके अलावा इसी समय द ग्रेव वार्निंग नामक एक पुस्तक है वो अस्तित्व में आई, वो भी इंडिया हाउस के द्वारा ही निकाली गई। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया हाउस की ही गतिविधियों का ये अंजाम था कि मदन लाल धिंगरा जो कि इंडिया हाउस की गतिविधियों से प्रेरित हुए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, जो कि वीडी सावरकर है और लाला हरदयाल है, उनके प्रभाव में आए थे। उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी 1909 ईस्वी में लंदन में। और 21 दिसंबर 1909 को नासिक के अप्रिय जो जिला दंडनायक थे की हत्या है वो की गई। अभिनव पश्चिमी भारत सभा के पश्चिमी भारत में 2 गोलीकांड हैं वो बड़े फेमस हैं। एक है नवंबर 1909 का अहमदाबाद बम कांड और 1910 का सतारा बम कांड। तो महाराष्ट्र में वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक है जो क्रांतिकारियों में शामिल होते हैं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने उस तरह से क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा नहीं लिया, लेकिन नव युवकों में उत्तेजना पैदा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्रथम राजनीतिक हत्या की गई थी वो उसमें
बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्हीं के लेख से प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने प्रथम यूरोपीय राजनीतिक हत्या है वो रैंड और आयस्ट के रूप में की थी, वो 1897 ईस्वी में की थी। इसी प्रकार से वीडी सावरकर का जो संगठन है मित्र मेला, बाद में अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारी चीजें ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से संचालित हुई है, किस प्रकार से आगे बढ़ी। बंगाल में अगर हम देखें तो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो आगाज है वो भद्रलोक समाज से हुआ, और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अनुशीलन समिति नाम से एक संस्था स्थापित की गई, और इस अनुशीलन समिति की बहुत सारी शाखाएं थी, जिसमें 3 शाखाओं का महत्वपूर्ण रूप से प्रमुखता से नाम लिया जाता है। एक है मिदनापुर की जो अनुशीलन समिति 1902 ईस्वी में स्थापित हुई थी, और ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा 1902 में ही कलकत्ता में अनुशीलन समिति, जिसके वारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की। कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना की वारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। मिदनापुर की अनुशीलन समिति की स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, और इसी प्रकार से ढाका में पुलिन दास ने इसकी स्थापना की अनुशीलन समिति की। तो अनुशीलन समिति की ढाका, मिदनापुर और कलकत्ता की शाखाएं बड़ी फेमस थी, और इन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी दिया। बंगाल विभाजन से एक व्यापक राजनीतिक जागृति है वो पूरे बंगाल में पैदा हो जाती है। और लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि बंगाल के विभाजन से जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, नव युवक और जोशीले युवक जिस उद्देश्य, जिन लक्ष्य और जिस प्रेरणा और चेतना के साथ उससे जुड़े हुए थे, उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई। बाद में उनकी ऊर्जा का आवेग है वो काफ़ी बढ़ गया था, वो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते थे। और जब उन्होंने नरमपंथी और गर्मपंथियों के झगड़े देखे कांग्रेस के संगठन पर कब्जा करने के लिए, तो उनके बड़ी निराशा हुई, बड़ी हताशा हुई। और उसी निराशा और हताशा के दौर में इन बेचारे जो तरुणाई नवयुवक थे, जो जोशीले नवयुवक थे, उन्होंने एक बिल्कुल भिन्न रास्ते का अनुसरण किया, और एक तरह से देखा जाए तो एक व्यापक तौर पर भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत वो 1905 ईस्वी से प्रारंभ हो जाती है। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका है वो प्रकाशित की, और उस भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में कि हमें किस प्रकार से क्रांतिकारी रणनीति बनानी है, किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना है, किस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन निर्मित करने, उन सारी बातों का व्यापक तौर पर जिक्र था। इसके अलावा इसी समय रूल्स ऑफ मॉडर्न वारफेयर यानी वर्तमान की सामरिक रणनीति है वो किस प्रकार से बनाई जाए ताकि इस ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी जाए। तो ये सारे क्रांतिकारियों के जो नवयुवक थे उनको ऊर्जा को और भी ज्यादा गति और तीव्रता प्रदान करने वाली पुस्तकें थी। साथ ही इस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली, उनको बढ़ावा देने वाली और बदनाम ब्रिटिश अफसरों और उनके लिए मुखबिर करने वाले भारतीयों की हत्या को एक तरह से प्रोपगेट करने वाली जो कुछ पत्रिकाएं भी इस समय है वो प्रकाश में आती है, जिनमें युगांतर और संध्या नाम की पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित हुई। और इसी के साथ युगांतर पत्रिका में समय समय पर उत्तेजनापूर्ण लेख है वो प्रकाशित हुए, और युगांतर पत्रिका में जो साहसपूर्ण, जो व्यक्तिगत शौर्य की, व्यक्तिगत बलिदान की, हिंसात्मक कार्रवाइयों की से संबंधी समय समय पर जो लेख प्रकाशित हुए, उन्हीं लेखों के एक संग्रह के रूप में मुक्ति कौन पाथे पुस्तक है वो प्रकाशित हुई। तो मुक्ति कौन पाथे पुस्तक वो थी कि जिसमें युगांतर में जो समय समय पर जो क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले लेख प्रकाशित हुए, उन प्रकाशित लेखों की एक सामूहिक संग्रह का नाम था वो था मुक्ति कौन पाथे। बंगाल में युवकों को शक्ति की गोतक भवानी की पूजा करने के लिए कहा गया, कर्म करने पर बल दिया गया, मातृभूमि के लिए मर मिटने की बात कही गई। तो हिंसक गतिविधियां 1906 ईस्वी से प्रारंभ होगी, और धन की व्यवस्था के लिए जैसे मैंने कहा कि स्वदेशी डकैती वो डाली गई। 1907 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्याओं के असफल प्रयास है वो अनुशीलन समिति और युगांतर समाचार पत्र के माध्यम से किए गए। और ये युगांतर समाचार पत्र ही था जिन्होंने जो 30 अप्रैल 1906 को जब 12 साल सम्मेलन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उन्होंने कहा कि 30 करोड़ भारतीयों को 60 करोड़ हाथ अपने ऊपर उठाने होंगे अगर इस दमनकारी सत्ता का मुकाबला करना है, हिंसा का जवाब हिंसा से देना होगा। इस तरह की बात है वो युगांतर अखबार नामक जो साप्ताहिक अखबार थे उसके लेखों में है। ये इस प्रकार की बातें और खबरें हैं वो लगातार प्रकाशित होती रहती थी। तो मुजफ्फरपुर में हत्याओं को अंजाम दिया गया, और मुजफ्फरपुर में एक्चुअल में जो अनुशीलन समिति और युगांतर ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को जो मुजफ्फरपुर जो वर्तमान में बिहार का एक जिला है
वहाँ के एक बदनाम जज थे किंग्सफोर्ड। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए बंगाल के नवयुवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी भारी भरकम सजाएं सुनाई थी, पूर्वाग्रह से पूर्ण होकर के, एक नस्ली दुर्भावना से प्रेरित होकर के। तो इस जो किंग्सफोर्ड के द्वारा सुनाए गए फैसले से बहुत सारे नवयुवक है उनको बहुत सारा उत्पीड़न और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो इस जज किंग्सफोर्ड को सबक सिखाना आवश्यक समझा भारत के तत्कालिक क्रांतिकारियों ने। तो इस जज किंग्सफोर्ड के बारे में यह रणनीति बनी कि इनकी हत्या की जाएगी। तो 30 अप्रैल 1908 के दिन को इसके लिए चुना गया। किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है उसने कार्य योजना अपने हाथ में ली और उन्होंने जज किंग्सफोर्ड की, जब वो गाड़ी से गुजर रहे थे तो उस पर बम फेंका, लेकिन गलती से वो जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी में, उस समय किंग्सफोर्ड है वो सवार नहीं थे, और वो जो बम है वो जाकर के कैनेडी जो 2 महिलाएं थी, अंग्रेजी महिलाएं, उनको लग गया और उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं हैं वो मारी गई। लेकिन चूंकि ये साजिश का पर्दाफाश हो चुका था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है वो जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, तो एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासन में भारत में दहशत फैल गई कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब भारतीय नवयुवक है वो ब्रिटिश शासन से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें जो प्रफुल्ल चाकी है उसने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस है उसको एक मुकदमे के बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। इसी के बाद ब्रिटिश शासन ने जो सतर्कतापूर्ण नीति अपनाई, उन्होंने अपनी जो छानबीन है और अपनी तलाशी का अभियान है वो तेज कर लिया। मानिकटला में बिन क्रांतिकारियों ने बम बनाने का कारखाना है वो स्थापित कर लिया था, ताकि जहां से क्रांतिकारियों को जब आवश्यकता पड़े तो हथियारों की और गोला बारूद है उसकी आपूर्ति की जा सके। सरकार की छापेमारी हुई मानिकटला और कलकत्ता के आसपास के जगह पर, और 34 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष भी थे। इसे अलीपुर षड्यंत्र कांड के नाम से अखबारों में जगह मिली और इस मुकदमे में सरकार का पक्ष लेने वाले सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की भी हत्या की गई। फरवरी 1909 में सरकारी वकील जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे उनकी भी हत्या की गई। 24 फरवरी 1910 को पुलिस उपाधीक्षक जिन्होंने 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था उनकी भी भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में जिस तरह के तथ्य प्रकाशित हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि 1906 से 17 के मध्य बंगाल में 110 हैं वो डकैतियां डाली गई और 60 हत्याओं के जो प्रयास है वो किए गए। तो ये बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन्होंने एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत में एक दहशत की स्थिति पैदा कर दी और उनको ये लगा कि भारत के नवयुवक हैं जिस राह पर चल पड़े हैं, अगर इनका तुरंत इनका दमन नहीं किया गया, इनकी गतिविधियों को शांत नहीं किया गया, अगर इनको कड़ी सजाएं नहीं दी गई तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक हिंसात्मक गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो सकती है। ब्रिटिश शासन ने आनन फानन में दंडात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से इन सभी क्रांतिकारियों को जेल के अंदर डाल दिया, कईयों को फांसी पर लटका दिया, कईयों को कड़े कारावास की सजा दी, कईयों को काले पानी की सजा हुई, कुछ लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने उसके सामने जो महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश हो सकती थी आने वाले समय में, उनको समय रहते हुए अपनी दमनत्व कार्रवाई के माध्यम से शांत कर दिया। अगर हम बंगाल के प्रमुख संगठन और समितियों की बात करें तो जैसा मैंने कहा अनुशीलन समिति की 3 शाखाएं थी। इसके अलावा भारत माता समिति 1904 में भी बनी थी। इसमें भी क्रांतिकारी गतिविधियों का जिक्र था और भारत माता की रक्षा करने का एक वचन है वो संकल्प है इस समिति में मिलता है। 1904 में भारत माता समिति बनी। जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी, वांची अय्यर है इसके संस्थापक थे। इसके अलावा व्यायाम और अपनी मसल पावर को मजबूत करने के लिए एक आत्म उन्नति समिति भी बनी थी और इस आत्म उन्नति समिति के संस्थापक थे विपिन बिहारी गांगुली। तो अन्य प्रांतों की भी अगर हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो पंजाब में जब भूमि कर बढ़ाया गया तो उस भूमि कर का पंजाब के किसानों के द्वारा विरोध किया गया और प्रांतीय असेंबली में जब ये बिल रखा गया तो इस विरोध की अगुवाई की लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को लोगों को भड़काने के लिए 1818 के रेगुलेशन 3 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कैद की सजा हुई और बाद में देश से निर्वासित कर दिया गया। अजीत सिंह को 6 माह के पश्चात छोड़ दिए गए, लेकिन अजीत सिंह बाद में यहाँ से इंडिया से फ्रांस भाग गए। साथ में उनका साथ देने के कारण इस समय लालचंद फलक ने भी इनका साथ दिया था पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में, और भाई परमानंद को भी भिन्न भिन्न अवधि के लिए जेल में दंड दिया गया। इसी समय अगर हम बात करें तो 1912 में जो एक और महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना को अंजाम दिया वो थी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग वो थे जो उस समय भारत के वायसराय थे
जब वो अपनी याद यात्रा के समय वो चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो उनकी बग्गी पर बम फेंका गया, लेकिन उनकी बग्गी पर वो बच गए और उनका सेवक है वो मारा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार, उड़ीसा, यूपी और बनारस में अलग अलग प्रकार की रणनीतियां बनी, लेकिन जो दक्षिण भारत के अगर प्रांतों की बात करें तो वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों के हमें कोई उल्लेख या साक्ष्य है वो नहीं मिलते। तो महाराष्ट्र है, बनारस है, कुछ पंजाब है, कुछ यूपी, बिहार, उड़ीसा और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के इलाके में हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। और इन्होंने प्रारंभिक दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी दिया और इसके लिए संगठन भी बनाए, और उन्होंने अपने अंतिम उद्देश्य में भले ही सफलता नहीं पाई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ करके गए, एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तो प्रमुख क्रांतिकारी अगर गतिविधियों का हम कालानुक्रम की बात करें, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपको कोई 4 प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां दे दी या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के घटनाक्रम दे दिए, इनको आरोही अवरोही क्रम में पूछा जाता है। तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक जो सर्वे है उसका यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों को अगर मैं कालानुक्रम की बात करूँ तो चूंकि महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो शुरुआत में होती है वो वासुदेव बलवंत जो फड़के है, जो रामोसी किसानों के असंतोष को गति दी, और वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह को अंजाम दिया। हालांकि उसको गिरफ्तार करके बाद में अदन भेज दिया गया और वहीं पर बाद में वो रहस्यमय परिस्थितियों में रहे। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के का रामोसी विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ, इसे हम प्रथम नंबर पर रखते हैं। बाद में गणेश उत्सव वो 1893 में हुआ, शिवाजी उत्सव वो 1895 में, चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और राष्ट्र की हत्या 1897 में, मित्र मेला का गठन 1899, अनुशीलन समिति 1902, अभिनव भारत 1904, किंग्सफोर्ड की हत्या की असफल कोशिश अप्रैल 1908, अलीपुर षड्यंत्र है वो अप्रैल 1908 के बाद है, नरेंद्र गोसाई की हत्या वो भी 1908 में हुई, और लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम ब्लास्ट दिसंबर 1912। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, कालक्रम के अनुसार हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ब्रिटिश शासन ने जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं व्यक्तिगत साहस और शौर्य के माध्यम से जो ब्रिटिश हुकूमत में दहशत पैदा करने के जो भारतीय नवयुवकों के जो प्रयास थे उसको एक कठोर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से उनको शमित कर दिया, उनको शांत कर दिया। और तिलक को अपने केस मराठा में लेख लिखने के लिए 6 साल के उनको जेल की सजा भी हुई, और जून 1908 से जून 1914 तक वो मांडले जेल में रहे। तो प्रेस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, कड़े दंडों की व्यवस्था की गई, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रद्रोह भड़काने के लिए धारा 124 से और बाद में उसमें संशोधन करके 153 ए भी लाई गई, और जिसमें कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए। तो इन कदमों के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी आतंकवादी की चुनौतियों पर एक तरह से पार पा लिया, प्रथम दौर के लिए उनको शांत कर दिया, ताकि भारत की अन्य युवा पीढ़ी है इनसे प्रेरणा लो करके ब्रिटिश शासन के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती है वो पेश नहीं कर सके। हालांकि क्रांतिकारी आतंकवाद है अपने जो निर्धारित उद्देश्य थे उनमें सफल नहीं हो पाए। तो उनकी असफलता के कुछ कारण थे, क्योंकि जो व्यक्ति जो नवयुवक है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का जिन्होंने सहारा लिया था उनको भी ये पता था कि उनकी रणनीति सफल नहीं होने वाली, तो उनकी पहले से ही असफलता है वो निश्चित थी। और साथ में उनकी असफलता का एक और कारण ये था कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत वीरता के आधार पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहा, और सामने जिस सत्ता से उनका मुकाबला था, जो उसके पास दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवादी शक्ति थी, और उस सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवादी शक्ति को केवल आप व्यक्तिगत साहस और शौर्य के आधार पर आप उसको पराजित नहीं कर सकते, आप उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि जनता की व्यापक जन समर्थन आपके साथ नहीं हो। तो जनता को अपने साथ जोड़ने का कोई प्रयास इन क्रांतिकारियों ने नहीं किया, ना जनता में इनका कोई आधार था, ना जनता में इस तरह की कोई चेतना विकसित हुई थी कि वो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दें, क्योंकि उस समय भारतीय जनता अलग अलग हितों के कारण से वो विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटी हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी नेताओं ने उस तरह से भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का भी कोई प्रयास नहीं किया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल होंगे इसकी कल्पना करना भी दूर की बात था, और ये क्रांतिकारियों की असफलता का भी सबसे बड़ा कारण बना। काश वो जन समर्थन में अपना आधार बनाते, पैठ बनाते, तो शायद उनकी हिंसात्मक गतिविधियों के ज्यादा तीव्रता और वेग होती। अगर उनका कोई संगठन होता, एक दीर्घकालिक योजना और रणनीति होती, तो काफी अच्छा सकारात्मक परिणाम है वो हासिल किया जा सकता था। खैर, ये सारी चीजें हैं उन क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी, इसके कारण से इनके प्रारंभिक दौर की क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उन्होंने अपने पीछे एक विरासत जरूर छोड़ करके गए, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन पर अगर हम प्रभाव की बात करें
तो इन क्रांतिकारी नवयुवकों ने भारत के लोगों को अपने मनुष्यत्व पर गर्व करना सिखाया, आत्मत्याग और आत्म बलिदान से एक आदर्श प्रस्तुत किया कि मातृभूमि के लिए अगर एक बार प्राण देना पड़े तो हमेशा प्राण अर्पित कर देना चाहिए, और मातृभूमि के लिए जब भी मौका मिले अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए। अपनी मातृभूमि सबसे बड़ी है, इसी की वंदना की जानी चाहिए। कोई भी विदेशी सत्ता आपकी मातृभूमि का अपमान करे यह आपके लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और हर हालत में एक स्वाधीन देश है आपकी आत्मोन्नति, आपके स्वाभिमान, आपके आत्माभिमान का पर्याय है। इन क्रांतिकारी जो लोग हैं, क्रांतिकारी नवयुवक हैं, उन्होंने भारतीय की आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरह से एक विरासत है वो छोड़ करके गए थे। आत्मत्याग और आत्म बलिदान का एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, और बाद की आने वाली पीढ़ियों ने और बाद के क्रांतिकारियों ने प्रारंभिक दौर के क्रांतिकारियों से काफी कुछ सीखा, काफी कुछ प्रेरणा ली, और आज भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में इन क्रांतिकारियों से नवयुवक हैं वो प्रेरणा लेते हैं। जब भी पढ़ते हैं तो मन में रोमांच महसूस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते बलि दे दी, जबकि उनको ये पता था कि जिस सत्ता से वो टकराने जा रहे हैं उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मातृभूमि की वंदना की, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन पर एक प्रभाव था, उन क्रांतिकारी आंदोलन की ये एक विरासत थी। अब हम बात करें कि क्रांतिकारी आंदोलन शांत भी कर दिया गया, लेकिन इसकी आगे की राह के रूप में क्या है। कुछ क्रांतिकारी है वो भाग करके विदेशों में चले गए, जिसका परिणाम बाद में गदर आंदोलन के रूप में सामने आया। रास बिहारी बोस ने भी भारत में 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, लेकिन बाद में इन क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की गतिविधियों से आने वाले जो राष्ट्रवादियों को ये एहसास हो गया कि इस तरह से व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से हम भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकते, इसमें सभी प्रकार की विचारधाराओं का समन्वय करना होगा, एक संगठन और रणनीति बना करके काम करना होगा। ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक मजबूत संगठन होना आवश्यक है, जन समर्थन होना आवश्यक है, आक्रामक गतिविधियों का होना आवश्यक है, और जहां पर नरमपंथी रणनीतियों से काम चल सके वहां पर नरमपंथी रणनीतियों को भी अपनाने की आवश्यकता है। तो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन ने एक तरह से सबक भी दी, एक तरह से प्रेरणा भी प्रदान की आगे आने वाले भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए। और उसी के आधार पर बाद में जब गांधी जी के दौर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने अंतिम निर्णायक पायदान तक पहुंचता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति बनाई गई, स्वतंत्रता आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सका। तो आगे की राह के लिए ये एक सबक भी था, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक विरासत के रूप में भी हमेशा जिंदा रहने वाली थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। तो आपको अगर मैं कहूं कि अगर सब्जेक्टिव में कोई प्रश्न आपका आ सकता है, संकल्पनात्मक में आ सकता है, तो वो यही हो सकता है कि वो आखिरकार कौन से कारण थे जिसके कारण से भारत के नवयुवकों को हिंसात्मक मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी हमने व्यापक बात की है कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ, प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, गर्मपंथियों उनका नेतृत्व नहीं कर सके, और नरमपंथियों की रणनीति से उनको हताशा और निराशा हो गई थी। और उस समय रूस के, आयरलैंड के क्रांतिकारी और रूसी ध्वंसवादियों के जो कार्यशैली उनके दिमाग में थी, उनकी ऊर्जा इस कदर पहुंच चुकी थी कि वो पीछे नहीं लौट सके थे, और ब्रिटिश शासन का उत्पीड़न, दमन, और भारत में जो राष्ट्रवादी नेता है वो उनको सही नेतृत्व नहीं दे सके, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। इस कारण से भारत में जो एक क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ, नवयुवकों को हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम दौर की प्रमुख घटनाएं क्या थी, उसका हमने विस्तार से जिक्र किया। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित 4-5 घटनाएं दे दी जाती है और उनको क्रम से जमाया जाता है, तो हमने उसकी भी यहाँ पर बात की है। तो इससे संबंधित यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और संकल्पनात्मक प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और यहाँ से काफ़ी संभावना है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ अभी और कुछ जानना शेष है, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।